हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का इस वीडियो का टॉपिक है एक्स-रे ट्यूब। एक्स-रे ट्यूब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में एक्स-रे ट्यूब से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें दिए गए हैं, तो वीडियो का एंड तक बने रहें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने और समझने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सडनली डिसिलेट्स एट विच पॉइंट इन द एक्स-रे ट्यूब। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कैथोड, एनोड, ग्लास एनवलप और एयर। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स-रे ट्यूब में वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रीम होती है वो सडनली रुक जाती है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन हैं, कैथोड, एनोड, ग्लास एनवलप और एयर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनोड। एक्स-रे ट्यूब में जो एनोड होता है वो यहाँ पर जो फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है सडनली आकर रुक जाती है और यहीं पर एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनोड। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एक्स-रे ट्यूब इज मेड ऑफ डैश दैट एनक्लोजेज द वैक्यूम कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी पायरेक्स ग्लास, ऑप्शन डी जिंक। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछे गए कि एक्स-रे ट्यूब किस चीज़ की बनी होती है। यहाँ पर डैश यानी कि खालिस्तान दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सी चीज़ से एक्स-रे ट्यूब बना होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोड होते हैं वैक्यूम के अंदर, यानी कि उसमें वैक्यूम होता है और वैक्यूम के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक्स-रे ट्यूब के। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है एल्यूमिनियम, लेड, पायरेक्स ग्लास और जिंक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरेक्स ग्लास। दोस्तों जो एक्स-रे ट्यूब होती है उसके सराउंडिंग एक ग्लास एनवलप होता है जो कि पायरेक्स ग्लास का बना होता है और उसमें ग्लास में अंदर वैक्यूम होता है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरेक्स ग्लास। और एक जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एक्स-रे ट्यूब इज ए डायोड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स-रे ट्यूब एक डायोड होता है, तो इस बारे जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इस बारे में आपको क्या सोचना है कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, जब जो एक्स-रे ट्यूब होता है इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और जहाँ भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें को डायोड बोला जाता है। जो सिंगल को इलेक्ट्रोड बोला जाएगा, जब जहाँ 2 इलेक्ट्रोड होंगे उसको डायोड बोला जाता है। तो एक्स-रे ट्यूब में हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी कि एक्स-रे ट्यूब एक होल डायोड हो गया। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, यानी कि ट्रू है, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर है राइट वो है ऑप्शन ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन एन एक्स-रे ट्यूब। ऑप्शन ए फिलामेंट, ऑप्शन बी टंगस्टन टारगेट, ऑप्शन सी एनोड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछे गए कि एक्स-रे ट्यूब में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा होता है इसमें से। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, फिलामेंट, टंगस्टन टारगेट, एनोड और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिलामेंट। दोस्तों एक्स-रे ट्यूब में जो फिलामेंट होता है वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको कि कैथोड भी बोला जाता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलामेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक बने रहें, आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स दैट एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द टारगेट टू प्रोड्यूस एक्स-रेज। ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी टंगस्टन टारगेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछे गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि एक्सेलरेट होते हैं, यानी कि मतलब गति प्राप्त करते हैं टारगेट की तरफ एक्स-रे को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन डी टंगस्टन टारगेट, ऑप्शन डी है इनमें से सब, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैथोड। दोस्तों कैथोड होता है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है एक्स-रे ट्यूब में,
एक फिलामेंट होता है जिसको हीट किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है जो कि हमारे टारगेट को जाकर हिट करते हैं और एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ देयर इज नो वैक्यूम इनसाइड द एक्सरे ट्यूब दिस विल रिजल्ट इन ऑप्शन ए इंक्रीज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स impinging on the target, option B reduce speed of the electrons impinging on the target, option C more heat will be produced, option D none of the above। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक्सरे ट्यूब में जो वैक्यूम होता है अगर वो ना हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है टारगेट को हिट करने वाली वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी है जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है टारगेट को हिट करने वाली वो कम हो जाएगी या फिर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंपिंजिंग ऑफ द टारगेट। दोस्तों जब एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम होता है तो इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, टारगेट की तरफ, ठीक है। उससे हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। अगर एक्सरे ट्यूब में कोई लीक हो जाता है और इसमें कोई एयर आ जाती है इसके अंदर यानी कि वैक्यूम ख़त्म हो जाता है तो उससे क्या होगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्राइक करेंगे और उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंपिंजिंग ऑन द टारगेट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरे ट्यूब करंट इज मेजर्ड इन ऑप्शन ए किलोवोल्ट इज केवी, ऑप्शन बी सेकेंड्स, ऑप्शन सी मिली एम्पियर्स एमए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि एक्सरे ट्यूब को किस यूनिट में मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन हैं किलो वोल्टेज, सेकेंड्स, मिली एम्पियर्स और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मिली एम्पियर्स यानी कि एमए। दोस्तों एक्सरे ट्यूब करंट होता है इसको मिली एम्पियर्स में मेज़र किया जाता है यानी कि एमए में मेज़र किया जाता है। दोस्तों एक्सरे ट्यूब करंट उसको बोला जाता है जो कि हमारे फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टारगेट की तरफ, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको हम ट्यूब करंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फिलामेंट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए लेड वायर, ऑप्शन बी टंगस्टन वायर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम वायर, ऑप्शन डी कॉपर वायर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं लेड वायर, टंगस्टन वायर, एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टंगस्टन वायर। एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन वायर का बना होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टंगस्टन वायर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज थर्मोआयनिक एमिशन। ऑप्शन ए एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एटॉमिक एनर्जी, ऑप्शन बी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक एनर्जी के कारण, या फिर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी के कारण, या फिर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण, या फिर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। दोस्तों जब भी किसी मेटेरियल एलिमेंट को हीट किया जाता है तो उस हीट की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें थर्मल एनर्जी की वजह से वो मूवमेंट करने लगते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एमिशन होने लगता है। तो इस टाइप का एमिशन को हम थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं, यानी कि जो एमिशन थर्मल एनर्जी की वजह से होता है यानी कि जो हीट एनर्जी की वजह से होता है एमिशन, उस टाइप को हम थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं। और एक्सरे ट्यूब में थर्मोआयनिक एमिशन होता है यानी कि इसमें जब फिलामेंट को हीट किया जाता है तो उस हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं यानी कि एमिट होते हैं। तो जो फिनोमिनन है थर्मोआयनिक एमिशन, इसका एक्सरे ट्यूब में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई टंगस्टन इज ए मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर द एक्सरे ट्यूब। ऑप्शन ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी हाई एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन बट स्ट्रॉन्ग वायर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछे गया है कि एक्सरे ट्यूब के लिए जो टंगस्टन होता है वो एक मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों होता है, यानी कि एक्सरे ट्यूब में टंगस्टन का ही यूज़ क्यों किया जाता है मेनली।
तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एटॉमिक नंबर, कैन बी ड्रॉन टू थिन बट स्ट्रॉन्ग वायर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों टंगस्टन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऐसी होती है कि वो एक परफेक्ट मटेरियल होता है एक्सिड ट्यूब के फिलामेंट के लिए, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी हाई होता है, और इसको एक पतले वायर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि स्ट्रॉन्ग वायर होता है और जो इसलिए नहीं टूटता है। तो इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन? ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 79। यहाँ पर टंगस्टन का एटॉमिक नंबर पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 74। दोस्तों टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 74 होता है, और जो कि इसको एक परफेक्ट मटेरियल बनाता है एक्सिड ट्यूब के फिलामेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन? ऑप्शन ए 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 3370 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1350 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों यहाँ पर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है कि कितना होता है, और यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 4500 डिग्री सेल्सियस, या फिर 3370 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1350 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3370 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, जो कि 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इसको एक परफेक्ट मटेरियल बनाता है एक्सिड ट्यूब के फिलामेंट के लिए। ठीक है, एक्सिड ट्यूब का जो फिलामेंट होता है उसमें यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इजीली मेल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, इसलिए टंगस्टन को चूज़ किया जाता है इसके लिए। ठीक है, इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज स्पेस चार्ज? ऑप्शन ए एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द विसिनिटी ऑफ atomic nucleus, ऑप्शन बी accumulation of electrons outside the tube, ऑप्शन सी accumulation of electrons in the vicinity of filament, ऑप्शन डी none of the above। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि स्पेस चार्ज क्या होता है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठा हो जाना, या फिर ट्यूब के बाहर इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठा हो जाना, या फिर फिलामेंट के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठा हो जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द विसिनिटी ऑफ फिलामेंट। दोस्तों जब एक्सिड ट्यूब में जो फिलामेंट को हीट किया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड बना लेते हैं फिलामेंट के आसपास। ठीक है, तो इस क्लाउड को हम स्पेस चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द विसिनिटी ऑफ फिलामेंट। Question number 14, what is the function of focusing cup in an X-ray tube? Option A to convert the electron stream onto the cathode, option B to convert the electron stream onto the target only, option D to convert the electron stream onto the beryllium window, option D none of the above। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सिड ट्यूब में फोकसिंग कप का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को ये फोकस करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है कैथोड पर, या फिर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को फोकस कर पाता है टारगेट पर, या फिर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को फोकस करवाता है बेरिलियम विंडो पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वही ऑप्शन बी टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ऑन टू द टारगेट ओनली। दोस्तों एक्सिड ट्यूब में जो फोकसिंग कप होता है उसका फंक्शन यही होता है कि वो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रीम होती है, यानी कि जो बीम होती है, उसको फोकस करवाता है टारगेट की तरफ। दोस्तों एक्सिड ट्यूब में फोकसिंग कप होता है, उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रीम होती है, जो बीम होती है, उसके साइज एंड शेप को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके फोकस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फोकसिंग कप का यही फंक्शन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो उसको कंट्रोल करता है और उसको टारगेट पर फोकस करवाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द फोकसिंग कप ऑफ एन एक्सिड ट्यूब इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी पायरेक्स ग्लास। दोस्तों क्वेश्चन में पूछे गए कि एक्सिड ट्यूब में जो फोकसिंग कप होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं निकेल, सोडियम, टंगस्टन और पायरेक्स ग्लास। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए निकेल। एक्सिड ट्यूब में जो फोकसिंग कप होता है वो निकेल होता है,
और फोकसिंग कैप का काम यही होता है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है इसके शेप, साइज को और फोकस को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शॉर्टन द लाइफ स्पान ऑफ एन एक्स-रे ट्यूब? ऑप्शन ए लो ट्यूब करंट, ऑप्शन बी हाई वोल्टेज, ऑप्शन सी स्पेस चार्ज, ऑप्शन डी वेपोराइजेशन ऑफ द फिलामेंट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एक्स-रे ट्यूब की लाइफ को कम कर देगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं लो ट्यूब करंट यानी कि कम ट्यूब करंट, या फिर हाई वोल्टेज, या फिर स्पेस चार्ज, या फिर फिलामेंट का वेपोराइज हो जाना यानी कि उसका घिस जाना या फिर उसका भाप बन के उड़ जाना। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वेपोराइजेशन ऑफ द फिलामेंट। दोस्तों एक्स-रे ट्यूब में जो फिलामेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और इसी से ही इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है प्रोडक्शन होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे एक्सरे में प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर फिलामेंट ही हमारा वेपोराइज हो जाएगा यानी कि भाप बन के उड़ जाएगा या फिर जल जाएगा तो इसकी वजह से हमारी एक्स-रे ट्यूब की जो लाइफ है वो शॉर्ट हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी वेपोराइजेशन ऑफ द फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर जनरल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी द एनोड एंगल यूज्ड इज यूजुअली ऑप्शन ए लेस देन 15 डिग्री, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 15 डिग्री, ऑप्शन सी लेस देन 5 डिग्री, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 40 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनरल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी के लिए जो एनोड एंगल होता है वो यूजुअली कितना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लेस देन 15 डिग्री। दोस्तों डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में जो एनोड एंगल यूजुअली यूज़ होता है वो 15 से कम यूज़ करते हैं यानी कि 12 से 15 के बीच में ये यूज़ किया जाता है। फिर ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये अलग अलग रेडियोग्राफी यानी कि एक्सपोजर्स के लिए ये जो डिग्री है वो बढ़ भी सकती है यानी कि 15 से ये ज़्यादा भी हो सकता है। एक जो जनरल रेडियोग्राफी के लिए होता है जो एनोड एंगल वो लेस देन 15 डिग्री होता है यानी कि 15 डिग्री से कम यूज़ इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन रेडियोग्राफी कॉमन एम्प्लॉयड साइज ऑफ द फोकल स्पोर्ट्स आर ऑप्शन ए 0.3 mm, ऑप्शन बी 0.6 mm, ऑप्शन सी 1 mm एंड 1.2 mm, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि रेडियोग्राफी में जो कॉमनली फोकल स्पोर्ट साइज का जो साइज है वो जो एम्प्लॉय किया जाता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं 0.3 mm, 0.6 mm, 1 mm और 1.2 mm या फिर ये सारे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों रेडियोग्राफी में इन सभी साइज के फोकल स्पोर्ट का यूज़ किया जाता है यानी कि 0.3 mm का भी, 0.6 mm का भी, 1 mm और 1.2 mm का भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ही फोकल स्पोर्ट एक्सरे यानी कि रेडियोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, विच एक्स-रे ट्यूब इज बेस्ट टू विदस्टैंड द हीट जनरेटेड बाई लार्ज एक्सपोजर्स। ऑप्शन ए रोटेटिंग एनोड, ऑप्शन बी स्टेशनरी एनोड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी एक्स-रे ट्यूब ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस होती है लार्ज एक्सपोजर से उसको सहने के लिए बेस्ट होती है। तो यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं रोटेटिंग एनोड या फिर स्टेशनरी एनोड या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रोटेटिंग एनोड। दोस्तों जो रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब होती है वो ज़्यादा हीट को झेल सकती है, इसको ज़्यादा इसमें हीट ये ले सकती है, ठीक है। दूसरी सबसे स्टेशनरी एनोड होती है वो ज़्यादा हीट को मतलब नहीं झेल सकती है। तो उसमें जो बेस्ट होती है हीट को झेलने के लिए वो रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग एनोड इन एन एक्स-रे ट्यूब। ऑप्शन ए 2000 RPM, ऑप्शन बी 1000 RPM, ऑप्शन सी 6000 RPM, ऑप्शन डी 3000 RPM। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब में जो रोटेशन की स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं 2000 RPM, 1000 RPM, 6000 RPM या फिर 3000 RPM। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि एक्स-रे ट्यूब दो प्रकार की होती है, स्टेशनरी और रोटेटिंग। जो रोटेटिंग एनोड होती है इसमें जो एनोड होता है वो रोटेट होता है कॉन्टिन्यूसली और इसकी रोटेशन की जो स्पीड होती है अप्रॉक्सीमेटली वो 3000 होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 3000 RPM।
जो रोटेटिंग एनोड एक्सिव ट्यूब होती है वो हीट को डिसिपेट करने में काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए ये बेस्ट मानी जाती है रोटेटिंग एनोड एक्सिव ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 21, इन एन एक्सिव ट्यूब व्हाट इज द मोड ऑफ हीट डिसिपेशन? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सिव ट्यूब में जो हीट डिसिपेशन का जो मोड होता है उसमें से कौन सा होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन या फिर रेडिएशन या फिर ये सारे। दूसरे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों एक्सिव ट्यूब में जो मेथड होता है हीट डिसिपेशन का वो मेनली रेडिएशन होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रेडिएशन। ठीक है, यानी कि किसी भी एक्सिव ट्यूब में जो हीट ट्रांसफ़र का जो मेन मोड होता है वो रेडिएशन होता है, यानी कि रेडिएशन की फॉर्म में जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच मटेरियल इज यूज्ड एज ए स्टेम बिटवीन द टंगस्टन टारगेट एंड द बेयरिंग्स ऑफ द एनोड असेंबली इन द रोटेटिंग एनोड ट्यूब? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी कॉपर। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि रोटेटिंग एनोड एक्सिव ट्यूब में जो टंगस्टन टारगेट होता है और जो बेयरिंग्स होती है एनोड असेंबली के, उसके बीच में जो स्टेम होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, यानी कि उस मटेरियल में किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम या फिर कॉपर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी मोलिब्डेनम। दोस्तों टंगस्टन टारगेट और जो बेयरिंग्स होती है एनोड असेंबली की, उसके बीच का जो स्टेम होता है वो मोलिब्डेनम का बना होता है। तो उसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 23, विच मटेरियल इज यूज्ड एज स्टेम बिटवीन द टंगस्टन टारगेट एंड द बेयरिंग्स ऑफ द एनोड असेंबली इन द स्टेशनरी एनोड ट्यूब? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में इस रोटेटिंग एनोड एक्सिव ट्यूब के बारे में पूछा गया था और उसमें यहाँ पर स्टेशनरी एनोड ट्यूब के बारे में पूछा गया है, यानी कि टंगस्टन टारगेट और जो बेयरिंग्स होती है एनोड असेंबली के बीच में जो स्टेम होती है वो स्टेम किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम और ग्रेफाइट। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉपर। दोस्तों इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड जो भी आपको डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसका ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन मोड ऑफ हीट डिसिपेशन इन ए स्टेशनरी एक्सिव ट्यूब? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे मेन मोड ऑफ हीट डिसिपेशन पूछा गया है, वो भी स्टेशनरी एक्सिव ट्यूब में। तो दोस्तों स्टेशनरी एक्सिव ट्यूब में जो मेन मोड होता है हीट डिसिपेशन का वो कंडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मेन मोड ऑफ हीट डिसिपेशन इन ए रोटेटिंग एक्सिव ट्यूब? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि रोटेटिंग एक्सिव ट्यूब में जो मेन मोड ऑफ हीट डिसिपेशन का वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रेडिएशन। तो यहाँ पर रोटेटिंग एनोड के बारे में पूछा गया है, तो इसमें जो मेन मोड होता है वो रेडिएशन होता है और स्टेशनरी एनोड में कंडक्शन होता है। स्टेशनरी में वैसे तो रेडिएशन भी होता है, मतलब दोनों ट्यूब में रेडिएशन भी होता ही है, जो मेन होता है वो अलग अलग होता है। स्टेशनरी में कंडक्शन और प्लस रेडिएशन और रोटेटिंग में रेडिएशन होता है मेन। ठीक है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी रेडिएशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।